एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक व्यक्ति के नेतृत्व पे चल रही थी, तानाशाही के आधार पर चल रही थी। एक गठबंधन अपने 12 साल पूरे कर चुका, लगातार 3 बार सरकार बनाने में। जैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना कूड़ता कर रही है, सीधे सर में छाती में गोलियां मार रही है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, भारत को वापस मिलना चाहिए। तमाम यहाँ पे बेरोजगारी की बातों लोग करते हैं, पलायन की यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या इन मुद्दों पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? आज आप जो कुछ भी है उसमें आप आरएसएस का कितना संघ से जो संस्कार मिले हैं उनका आप कितना योगदान अपने जीवन में मानते हैं? अगर आप संघ से नहीं जुड़े होते तो क्या आप आज जहाँ हैं वहाँ तक पहुँच पाते? देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। जिस तरीके से देश में हालात बदल रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ एक व्यक्ति के नेतृत्व पे चल रही थी, तानाशाही के आधार पर चल रही थी। पश्चिम बंगाल के लोगों ने तानाशाही को वहां खत्म करा और आज उस पार्टी के लोग खुद इतनी बगावत पर आ गए हैं। साफ पता चल रहा है कि उस महिला ने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में तानाशाही का दौर चलाया, किस तरीके से वहां गैर टीएमसी के जो लोग हैं उनके साथ में मार पिटाई करी, हिंदुओं के साथ में मार पिटाई करी। और आज के दौर पे हम देख रहे हैं कि टीएमसी लगातार टूटती जा रही है। 20 से ज़्यादा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा में 60 से अधिक विधायकों ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के साथ में नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी टूट हो गई है। और दूसरी तरफ एक पार्टी, एक गठबंधन अपने 12 साल पूरे कर चुका, लगातार 3 बार सरकार बनाने में। और सबसे अहम, उस गठबंधन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। बहुत सारे सियासी घटनाक्रम देश में बदल रहे हैं, घट रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद, इसके अलावा बीजेपी के सह कोषाध्यक्ष मेरे साथ में नरेश बंसल जी है। सर, इतना कुछ बदल गया है देश के अंदर। क्या आपको इतनी उम्मीद थी कि जिस तरीके से टीएमसी में इतनी बड़ी टूट होगी, ममता बनर्जी का तानाशाही वाला चेहरा आज सबके सामने आ रहा है? कोकिला घोष, जिन्होंने उनके साथ इतने लंबे समय तक काम करा, वो कहती है कि ममता बनर्जी उनको गालियां दिया करती थी। तो जो दीदी की जो छवि थी, कहीं ना कहीं आज सबको पता चल रहा है कि दीदी दीदी नहीं, हिटलर शाही वो टीएमसी में चला के रखा करते थे। देखिए, चुनाव परिणामों से ये पता लग गया था पश्चिम बंगाल के कि किस प्रकार से ममता दीदी ने अपराधियों को संरक्षण दिया हुआ था। कटमनी, टोलाबाजी, लूट पाट, मार पीट, हिंसा, बलात्कार, इन सब करने वालों को पूरी तरह सरकार का संरक्षण था और उसको रोकने में उन्हीं की पार्टी के सांसद, विधायक असफल अपने को मान रहे थे। आज वो उनका भी गुबार निकल रहा है। इसका मतलब वो भी इन सब चीजों से पीड़ित थे और जब जनता ने निर्भय होकर के अपना वोट दिया है तो उनको भी अब निर्भय होकर के अपनी बात कहने का साहस आया है। ये बता रहा है कि तानाशाही, हिटलरशाही लोकतंत्र में ज्यादा समय तक नहीं चलती है। सर, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए सत्ता में, उस समय लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। 2019 में तो और प्रचंड बहुमत दिया। 2024 में भी आपकी लगातार सरकार बनी। और जो मैं देखता हूँ कि एनडीए में घटक दलों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। आज 35 दल आप लोगों के साथ में, 12 साल की सरकार पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री भारत की सबसे एक ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं जो सबसे अधिक समय तक काम कर रहे हैं और पूरे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। एनडीए के 12 साल प्रधानमंत्री जी के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, ये
बदलते भारत की तस्वीर है। आप तुलना कर सकते हैं कि 2014 से पहले क्या था और 12 वर्षों में क्या हुआ। 2014 से पहले अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कांग्रेस के शासनकाल में 4-5 किलोमीटर पर डे सड़क बनती थी, नेशनल हाईवे बनता था। आज चारों तरफ नेशनल हाईवे है और 35 किलोमीटर से ज्यादा पर डे नेशनल हाईवे बन रहा है। इसी प्रकार से मेडिकल कॉलेज देखें तो कुल 75 वर्षों में 14 मेडिकल कॉलेज, आज 174 मेडिकल कॉलेज आज 174 हो गए। एयरपोर्ट भी दुगने से ज्यादा हो गए। एम्स, आजादी के बाद 50-60 साल तक केवल एक एम्स रहा, वो भी सरकारी नहीं था, लोगों के दान से वो एम्स बना था। अटल जी ने 6 एम्स दिए और आने के बाद 17 एम्स 12 साल में मोदी जी ने दिए। तो मोदी जी की सरकार 12 साल के विकास, विश्वास और जन कल्याण की सरकार है। जन कल्याण के रूप में देखें तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 5 लाख रुपए तक का बीमा, 220 करोड़ लोगों को कोविड में वैक्सीनेशन, 150 देशों को और वैक्सीन भेजना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रकटीकरण, 500 साल से जो राम मंदिर नहीं बना वो राम मंदिर का निर्माण, विरासत भी और विकास भी, धारा 370 का हटाना, यूसीसी पर काम, सीए लाना, एनसीआर पर काम, जो हमारे दूसरे देशों में पीड़ित बंधु हैं, हिंदू बंधु, उनको नागरिकता देने का काम, सारे जो हमारे पौराणिक स्थल हैं, केदारनाथ, विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, इन सब में सौंदर्यीकरण करना, टूरिज्म को बढ़ाना। तो इस प्रकार के ऐतिहासिक काम हुए हैं। विकास की दृष्टि से भी देखें तो उस समय हम 11वें स्थान पर थे, 2014 में 5 फ्रेजाइल में थे। आज हम चौथी वर्ल्ड की सबसे बड़ी तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसी प्रकार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत महिलाओं को सम्मान देना, 14 करोड़ शौचालय बनाकर देना, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 10.5 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देना, 12.5 करोड़ परिवारों को नल से स्वच्छ जल देना और 58 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोलना, हर गरीब आदमी को आर्थिक गतिविधि में शामिल करना। गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत लगा, लेकिन गरीब के बारे में किसी ने नहीं सोचा। गरीब के बारे में सोचते हुए 12 रुपए में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देना, 330 रुपए में 2 लाख रुपए का अटल बीमा योजना देना, जनधन के खातों के साथ गरीब आदमी को 1 लाख का इंश्योरेंस देना। इस प्रकार से गरीब की सब प्रकार से चिंता की गई है। जन औषधि केंद्रों से 90% तक सस्ती दवाइयां मिली है। आज 19,000 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। हर रोज 2 डिग्री कॉलेज खुले हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है, हर हफ्ते एक वंदे भारत ट्रेन गई है। आज 150 वंदे भारत ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है। तो विकास का जो सर्वांगीण विकास जिसे कहना चाहिए, किसानों को निरंतर किसान सम्मान निधि देना, उनके फर्टिलाइजर पर और उनके इक्विपमेंट्स पर उनको सब्सिडी देना। रिन्यूएबल एनर्जी में हम सोलर एनर्जी में आज वर्ल्ड के हम 2nd लार्जेस्ट हो गए हैं। हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी में हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। जिसके कारण से देश पिछड़ रहा था वो सेमीकंडक्टर, आज उसकी 12 फैक्ट्रियां देश के अंदर लग गई हैं। आज रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। 38,000 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है, जो कुछ 300-400 करोड़ हुआ करता था। 1.5 लाख करोड़ के हमारे सेना के ऑर्डर्स हैं रक्षा के क्षेत्र में। तो रक्षा का क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक कल्याण का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें गरीबों के लिए काम ना हो। नारी वंदन, नारी सशक्तिकरण, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम, लखपति दीदी बनाने का काम, कृषि के क्षेत्र में 30,000 कृषि सखी बनाने का काम, बीमा के क्षेत्र में 30,000 महिलाओं को बीमा सखी बनाने का काम, और नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से 33% विधानसभा और लोकसभा के लिए आरक्षण देने का काम, क्रांतिकारी काम हुआ है, जिसको विपक्ष ने पिछले लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन में
उसको उन्होंने गिरा दिया और जनता को पता लगा कि कौन उसके महिलाओं के साथ है, कौन नहीं है। इस प्रकार से चारों तरफ से जब आप दृष्टि डालते हैं, पूर्व सैनिकों के लिए कितना काम हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन 40 साल से अटका हुआ था, उसको किया। गैलेंट्री अवार्ड्स के राशि बढ़ाई। स्पोर्ट्स में मिरेकल हुआ है। आज हम हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स में कीर्तिमान कर रहे हैं, पदक जीत कर ला रहे हैं। तो हर क्षेत्र को प्रोत्साहन मोदी जी के नेतृत्व में दिया है और मोदी जी ने अथक परिश्रम करने वाले 18 घंटे 19 घंटे रोज, और रिकॉर्ड है, पहला देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी 12 साल में पॉपुलैरिटी 1% भी कम नहीं हुई। आज वर्ल्ड रैंकिंग है उसकी 70% से ज्यादा, और 12 साल प्रधानमंत्री के और 13 साल मुख्यमंत्री के 25 वर्षों में 1 घंटे भी जिसने अवकाश नहीं लिया, पूरा समय देश के लिए लगाया, एक एक मिनट देश के लिए लगाया। 32 देशों ने जिसको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है और सबके साथ संबंध हो रहे हैं। हमने देखा युद्ध के समय भी हम ही ऐसे देश से जो तिरंगा झंडा निकाल करके अपने लोगों लगा करके अपने लोगों को निकाल कर लाए और दूसरे देशों को भी निकाला। तो आज भारत के पासपोर्ट में वैल्यू एडिशन हुआ है, भारत को विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने कभी भी अपने आप को श्रेय नहीं दिया। बहुमत से ज्यादा होने के बाद भी एनडीए की सरकार रही। सारी सफलता का श्रेय आज भी उन्होंने जो अपना भाषण दिया है, सारी सफलता का श्रेय पूरे एनडीए को दिया है। आप सर विदेशी मसलों पर आप बातचीत कर रहे हैं। अभी आपने विदेश के बहुत सारे उदाहरण दिए। अभी बहुत बड़ा घटनाक्रम चल रहा है पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से आज़ादी मिले। भयंकर जैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना कूड़ता कर रही है, सीधे सर में छाती में गोलियां मार रही है, बहुत लोग मारे जा रहे हैं। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान आतंकवाद को संरक्षण देने वाला देश है, पूरा विश्व इसको मानता है, पूरे विश्व ने इसको कहा है और पाकिस्तान को इससे बाज आना चाहिए। आतंकवाद उसने जब भी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान को ये चिताया है कि वो आतंकवादी हरकतों से बाज आए। और पीओके में जो उसके द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, बलोचों पर जो अत्याचार किया जा रहा है, उसे बंद करना चाहिए। नहीं तो एक दिन पीओके तो निश्चित रूप से भारत का है और भारत में आएगा ही। बिल्कुल साफ तौर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उस वक्त कहा था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है, भारत को वापस मिलना चाहिए। सबसे अहम बात, एनडीए ने बहुत अच्छा काम करा। 12 साल का हम कह सकते हैं कि पूरे भारत की तस्वीर बदलने का काम एनडीए ने करा। सबसे बड़ा सवाल, इन 12 सालों में उत्तराखंड को क्या मिला? और उत्तराखंड के 25 सालों का हम इतिहास देखें तो बहुत बुरे दौर से उत्तराखंड गुजरा है, त्रासदी यहाँ पर आई है और कहीं ना कहीं अभी भी उत्तराखंड को आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका क्या विज़न है? जब विकसित भारत की हम बात करेंगे 2047 की, तो उत्तराखंड का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? और एनडीए का जो कार्यकाल रहा है, आपकी सरकार का जो काम रहा उत्तराखंड में, वो किस तरीके से रहा है? उत्तराखंड की दृष्टि से विचार करें तो उत्तराखंड में जब भी त्रासदी आई तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि जो वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और 2013 की त्रासदी आई तब भी उन्होंने यहाँ पर जो लोगों की सहायता के लिए किट भेजे, वो सर्वश्रेष्ठ किट कहलाए गए। हालांकि बहुत से कांग्रेस के नेता उसे अपने घरों में ले गए, लाभार्थियों को देने के बजाय, पीड़ितों को देने के बजाय, ये उनका अपना चरित्र है। लेकिन मोदी जी ने उस समय भी सहायता की। केदारनाथ का किस प्रकार से भव्य उन्होंने पुनर्निर्माण किया है, बद्रीनाथ में किया है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान चल रहा है। आज 2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चल रही है। मैं दिखाऊं तो ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, महत्वाकांक्षी लाइन है, लिपू लेक तक सड़क का निर्माण, और इसी प्रकार से जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ये इतनी महत्वाकांक्षी है कि इसमें 120 किलोमीटर का ट्रैक में से 105 किलोमीटर टनल से होकर जाएगा। 18 टनल से 13-14 किलोमीटर की लंबी टनल भी है। और इसी में आप देखेंगे कि सिलक्यारा की जब घटना हुई तो किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने सहयोग किया और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिन रात एक करके सभी पीड़ितों को बिना किसी नुकसान के
बचाने का काम किया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी एकजुट होकर के उसमें लगे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद ये कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विकल्प रहित संकल्प है कि इस दशक में हम उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करेंगे। आज उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में, आज पर कैपिटा इनकम हमारी देश के एवरेज से ज्यादा है। आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देश में आगे हैं। इजी डूइंग में हमारा रैंकिंग बड़ा है, इजी लिविंग में हमारा रैंकिंग बड़ा है। नीति आयोग के जो एसडीजी गोल्स हैं, मानक है, उनमें हमको फर्स्ट प्राइज मिला है। 10 में से 7 में हम फर्स्ट आए। खनन के सुधारों में हमको 200 करोड़ का पुरस्कार मिला है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में, यानी जिस राज्य का 25 साल पहले निर्माण हुआ और 10 करोड़ रुपए का लोन लेकर के हमने राज्य प्रारंभ किया, आज उस राज्य का बजट अगर देखें, मैं अभी हिमाचल गया था बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मुझे पता लगा कि हिमाचल का बजट जो 1960 में हिमाचल बना आज भी 58,000 करोड़ का है, जबकि उत्तराखंड का बजट 1,11,000 करोड़ का है। इस प्रकार से चौमुखी प्रगति हर क्षेत्र में उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड ने ऐसे काम किए पहली बार जो देश के अन्य राज्य अब कर रहे हैं। यूसीसी हम लेकर के आए, नकल विरोधी कानून लेकर आए। नकल विरोधी सख्त कानून के कारण पिछले 4-4.5 साल में 33,000 से ज्यादा नौकरियां बिना किसी पर्ची खर्ची के, बिना किसी नकल के, बिना पर्चा लीक के ये यहाँ के युवकों को मिली। और युवकों को लगता है कि गरीब माँ का बेटा भी नौकरी पा सकता है, गांव-गांव के लोगों को मिली है। ये हमने उदाहरण रखा है। आज मेडिकल के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब उत्तराखंड बना तो हमारे पास सरकारी एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। आज सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर हम पर 11 मेडिकल कॉलेज है। डॉक्टर उस समय हमारे पास 900 थे, आज 3,000। आज हर स्कूल में प्रिंसिपल है। तो हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा है, बागवानी में हमको श्रेष्ठ पुरस्कार मिला है, हॉर्टिकल्चर में हम आगे बढ़े हैं। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ का जो श्री अन्न है, यहाँ के जो और उत्पाद हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाओं को काम मिला है, उस सब के कारण उत्तराखंड की ब्रांडिंग हुई है। जगह जगह मुख्यमंत्री जी ने उनकी ब्रांडिंग कराई है। आशा वर्कर और इन सब के मानदेय उत्तराखंड में बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार से 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टर्स मीट में हमारे MOU साइन हुए, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए थे। उसमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग हो चुकी है। तो वातावरण अच्छा है, अपराधियों पर कड़क एक्शन है और 10,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। तो भ्रष्टाचार के प्रति, क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार है। उत्तराखंड विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और तीसरी सदी के इस दशक में अग्रणी राज्यों में आकर के खड़ा हो रहा है। यह साबित कर रहा है कि यह दशक उत्तराखंड का है। सर, आप लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी ऑपोजिशन बहुत सवाल यहाँ पे उठाता है। कांग्रेस के लोग आप लोगों पर सवाल उठाते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, 2027 में कांग्रेस यहाँ से जीतने वाली है। तमाम यहाँ पे बेरोजगारी की बातों लोग करते हैं, पलायन की यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या इन मुद्दों पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से आप आंकड़े उठाकर देखो, बेरोजगारी घटी है। बेरोजगारी में 4% की कमी आई है। स्वरोजगार मिला है। आज 1700 से ज्यादा स्टार्टअप हैं उत्तराखंड में, जो पहले एक भी नहीं था, 0 था। तो बेरोजगारी भी घटी है, अवसर भी मिले हैं, सशक्तिकरण भी हुआ है सब प्रकार से। और कांग्रेस के पास चूंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो तो 2022 में भी कहते थे वो आएंगे, कि यहाँ एक बार वो आते हैं, एक बार वो आते हैं, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो बार बार सत्ता में आते हैं। हम फिर से 2027 में धामी जी के नेतृत्व में हैट्रिक लगाएंगे। सर, आप तो बहुत जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं उत्तराखंड में और बहुत जमीन से आपने राज्यसभा तक का सफर तय करा है। और जो बीजेपी में है कि आप एक निगम पार्षद, एक बूथ लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति को भी सीधा मंत्री राज्यसभा तक पहुंचाते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण बीजेपी में देखने को मिलते हैं। आपका कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है राज्यसभा में। जो आपका जो काम है, क्या आप
अपने कार्यकाल में जो आप काम कर पाए उत्तराखंड के लिए, क्या आपका जो विज़न था, जिन सपनों को लेकर आप राज्यसभा में गए थे कि उत्तराखंड की आप आवाज़ बनेंगे, क्या आप उनको पूरा कर पाए या कुछ कमी रह गई है जो आप उसको पूरा करेंगे? नहीं, प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। तो बहुत से अवसर हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूँ कि मैंने समय समय पर हर सेशन में के बिना जो उत्तराखंड के जनता की आवाज़ थी उसको मुखर करने का प्रयास किया है, यहाँ की समस्याओं को सुलझाने का काम किया है। यहाँ के लिए जो आवश्यक किसी भी मामले में हो, रेलवे के मामले में हो, अन्य मामलों में हो, मैंने प्रश्नों को उठाया है। सैकड़ों प्रश्न मैंने लगाए हैं और जब मुझे बोलने का मौका मिला तो विषयों पर भी मैंने मजबूती से उत्तराखंड की आवाज़ को रखा है। आपकी जो पृष्ठभूमि है, आप आरएसएस से हमेशा बालकाल से आप जुड़े रहे हैं और आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि संघ पृष्ठभूमि से आने वाले अधिकतर लोग आज राजनीति में और तमाम क्षेत्रों में बहुत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप जो कुछ भी है उसमें आप आरएसएस का कितना संघ से जो संस्कार मिले हैं उनका आप कितना योगदान अपने जीवन में मानते हैं? अगर आप संघ से नहीं जुड़े होते तो क्या आप आज जहाँ हैं वहाँ तक पहुँच पाते? संघ एक व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है। संघ कुछ नहीं करता, संघ व्यक्ति निर्माण करता है। व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना, व्यक्ति के अंदर नेशन फर्स्ट, व्यक्ति के अंदर अनुशासन, व्यक्ति के अंदर समाज के लिए काम करने का एक ज्वार, ये पैदा करता है। उसके बाद व्यक्ति अपने आप सब कुछ करता है। संघ कहता है कि संघ कुछ नहीं करेगा, व्यक्ति सब कुछ करेगा। व्यक्ति जो निर्माण हो गया, जब आपने पावर हाउस में बिजली बना दी तो फिर बिजली से आप पंखा चलाओ, बिजली से आप टेलीविजन चलाओ, बिजली से आप एसी चलाओ, बिजली से आप मोटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, चल जाती है। तो जो कुछ योगदान है संघ का ही योगदान है, 100% संघ का योगदान है कि हम आज राजनीति के माध्यम से सेवा कार्य कर रहे हैं। और आज जैसे करोड़ों स्वयंसेवक हैं, न केवल राजनीति, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई शिक्षा के क्षेत्र में है तो उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, कोई डॉक्टर है तो उत्कृष्ट डॉक्टर है, कोई वकील है तो उत्कृष्ट वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उत्कृष्ट चार्टर्ड अकाउंट है, साइंटिस्ट है तो उत्कृष्ट साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है तो उत्कृष्ट वैज्ञानिक है, साहित्यकार है तो उत्कृष्ट साहित्यकार है, इतिहासकार है तो उत्कृष्ट इतिहासकार है। इस प्रकार समाज जीवन के जिस क्षेत्र में भी संघ का कार्यकर्ता है, वो जो कुछ करता है राष्ट्र के भले को, सारे समाज के भले के लिए सोचकर करता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। सर, आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई, तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बेबाकी से अपनी बातचीत रखी और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा था कि इनकी लोकप्रियता कम हो गई है, बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है, इसलिए 2024 में बीजेपी को कम सीटें मिली। लेकिन जिस तरीके से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिस तरीके से 20 बागी सांसद टीएमसी के वो बीजेपी में आ रहे हैं, तो ऐसे में ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा पानी पी पी कर बीजेपी को गाली दिया करते थे, मोदी जी को गाली दिया करते थे, लेकिन आज कुछ ना कुछ खासियत तो जरूर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और बीजेपी में, जिसकी वजह से इन लोगों को बीजेपी में शामिल होना पड़ रहा है। और जिस तरीके से विजन के अनुसार एक पॉलिसी बेस्ड जो फ्रेमवर्क बीजेपी ने स्थापित करा है, देश का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। यहाँ बात सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, लेकिन जो काम बीजेपी ने भारत के इतिहास में करा है वो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई है। इसी वजह से आज बहुत सारे लोग, पूरा देश बीजेपी को समर्थन दे रहा है, मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं। आपने सारी इतनी लंबी बातचीत करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।